एक मैजिकल दुनिया जहां तुम्हारे पास मैजिकल पेट मतलब फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। तभी हमारा हीरो मैजिकल बीस्ट को समन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक डीमन को समन कर लेता है और अपनी जान बचाने के लिए उसको अपना फैमिलियर बना लेता है। अब वो डीमन हमारे हीरो की हेल्प करेगी या उसको मार देगी। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। तो हमें एक मैजिक स्कूल दिखाया जाता है जहां हमारा हीरो जिसका नाम एल्टो है, जिसको टीचर बताते हैं अगर तुम किसी भी क्रिएचर को समन करके उसको अपना फैमिलियर नहीं बना लेते तब तक तुम सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते। तुम बाकी सभी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो लेकिन समनिंग मैजिक में बेकार ही हो। कुछ लोग ने बीटल को समन करके उसको अपना फैमिलियर बना लिया है। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। एल्टो बाहर आता है जहां उसकी फ्रेंड लीलिया आती है, जिसको ये सब पता चलता है तो वो पत्थर मार के टीचर का दिमाग सही करना चाहती थी। एल्टो बोलता है टीचर गलत नहीं है, सेकंड ईयर में हमें फैमिलियर की बहुत जरूरत पड़ती है। मैं कोई सॉल्यूशन देखता हूँ, वैसे भी मेरे पास कल तक का टाइम है। फिर वो लाइब्रेरी में आता है। उसने क्रिएचर को समन करने का बहुत ट्राई किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो अजीबो गरीब और रेयर क्रिएचर को समन करने का सोच रहा था। तभी एल्टो के ऊपर एक बुक गिरती है जो दिखने में बहुत पुरानी और एंशिएंट लग रही थी। फिर हम लोग घर आते हैं जहां हम खुश होते हैं क्योंकि वो पुरानी बुक एक समनिंग बुक है। फिर हम उस बुक के हिसाब से समनिंग सर्कल बनाते हैं और समनिंग मंत्र पढ़ते हैं, एकड़म बिगड़म बहन के भाई, और अपना थोड़ा सा ब्लड डालते हैं जिससे मैजिक सर्कल से एक कंचा और आइटम लड़की समन होती है जो डीमन थी क्योंकि उसके हॉर्न और टेल हैं, जिसको देख के हम शर्मा जाते हैं क्योंकि वो निर्वस्त्र थी। उस डीमन गर्ल का नाम वर्मील है जो हमें परेशान करती है और वो हमारी कोई भी बात मानेगी तो हम उसको अपना फैमिलियर बनने को बोलते हैं। जिसके बाद वर्मील की चेस्ट और हमारे हाथ में एक सिंबल बन जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। अब वर्मील हमारी फैमिलियर है इसलिए उसको भी कुछ चाहिए था तो वो हमें किस करके हमारा माना चूस लेती है और कहीं और भी हाथ डाल रही थी। पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ लेकिन यही सब हो रहा है। जिसके बाद हम उसको कुछ कपड़े पहनने का ऑर्डर देते हैं। वर्मील भी सोच रही थी मेरे मास्टर कैसे हैं। वर्मील फिर हमारी बहन की ब्लैक ड्रेस पहनती है। फिर हम लोग बैठ के बात करते हैं जहां वर्मील को पता चलता है एल्टो मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट है। फिर वर्मील हमें बताती है हमारे पास इतना पावरफुल और डेंस माना है जिस वजह से कोई भी क्रिएचर हमसे समन और फैमिलियर बनने से डर रहा था क्योंकि उनके लिए हमारा माना पॉइजन की तरह है। लेकिन वर्मील को ऐसे डेंजरस और पावरफुल माना बहुत पसंद है। फिर हम लोग की और भी बातें होती हैं जैसे वर्मील डीमन है, अच्छी डीमन है या बुरी डीमन है। टीचर ने बताया था डीमन सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वर्मील भी समन होने के बाद हमें मार सकती थी लेकिन वो उस बुक में बहुत सालों से सील थी और हमने उसको फ्री किया था इसलिए उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। दूसरे दिन हम टीचर के पास जाते हैं जहां वर्मील ने अपने हॉर्न और टेल को इनविजिबल कर दिया था। ये ह्यूमन और वर्मील दोनों के लिए अच्छा था कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी किसी को पता ना चले और हमने टीचर को बताया है वर्मील एक ह्यूमन है। टीचर को लग रहा था हम सेकेंड ईयर में जाने के लिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में कभी कोई ह्यूमन फैमिलियर नहीं बना था। लेकिन जब वर्मील अपनी चेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट का सिंबल दिखाती है तब टीचर मान जाते हैं। अब टीचर सिंबल देख के माने या वर्मील के देख के अरे अरे जाने दो, और वर्मील से पूछते हैं तुम्हें फैमिलियर बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वर्मील को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन इस सबसे लीलिया ज्यादा खुश नहीं थी। नेक्स्ट सीन में वर्मील एल्टो के ऊपर बैठी थी। टीचर ऐसा करने से हमें मना करते हैं तो वर्मील बोलती है बाकी फैमिलियर अपने मास्टर के साथ है और यही तो एकेडमी का रूल है ना। लेकिन अब लिलिया ने बहुत देख लिया था, वो क्लास के बीच में ही अल्टो पे गुस्सा हो रही थी, इस वजह से टीचर ने उसको क्लास से निकाल दिया था। क्लास ओवर होने के बाद लिलिया एल्टो और वर्मील के पास आती है जो कपल के जैसे खड़े थे और लिलिया को वर्मील की वजह से एल्टो पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी के चलते वो अपनी रेड टाई फेंकते हुए एल्टो को डुअल का चैलेंज देती है। स्कूल का रूल था अगर स्टूडेंट के बीच लड़ाई होती है तो उसको डुअल की हेल्प से सॉल्व करना होता है और जो विनर बनता है वो लूजर से कुछ भी करवा सकता है। अगर लिलिया जीती है तो अल्टो को वर्मील को अपने रूम में छोड़ के आना पड़ेगा जब तक उसकी हेल्प की जरूरत ना हो, उसको समन किया ना जाए। और अगर अल्टो जीतेगा तो वो भी लिलिया से कुछ भी करवा सकता है। इस बात को लिलिया कुछ अलग ही वे में ले लेती है लेकिन डुअल के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों बैटल ग्राउंड में आते हैं, सभी स्टूडेंट बैटल देख सके इसका भी प्रबंध किया गया था। बैटल में स्टूडेंट अपने फैमिलियर का यूज कर सकते थे
लिली अपनी हाई क्लास विंड स्प्रिट को समन करती है। वर्मिल ये देख के हैरान थी कि इतनी छोटी एज में लिलिया ने हाई क्लास विंड स्प्रिट से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। फिर लिलिया गुस्से से अपना पावरफुल अटैक एल्टो पर करती है। एल्टो के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अटैक को ब्लॉक कर सके, लेकिन वर्मिल बोलती है जो कुछ भी हो अब आप मेरे मास्टर हो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, और अटैक को हेड ऑन लेती है। लिलिया को लगता है एल्टो हारा गया, लेकिन विंड अटैक से वर्मिल के कपड़े तक नहीं फटे थे। अब अटैक करने की बारी वर्मिल की थी, जो ईवल स्माइल देती है जिससे लिलिया बहुत डर जाती है। वर्मिल अजीब सा अटैक करती है जिससे लिलिया अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी, जिसको देख के सभी लड़के खुश थे और बैटल का विनर अल्टो था। इसलिए लिलिया को एल्टो की बात माननी होगी और वो कुछ भी करने को रेडी है। एल्टो बोलता है मैं चाहता हूँ तुम और वर्मिल दोस्त बन जाओ और एक दूसरे से कभी फाइट नहीं करो, डुअल के ऑर्डर को कोई तोड़ नहीं सकता। फिर वो दोनों भी मान जाती हैं, लेकिन अभी भी उन दोनों में थोड़ी थोड़ी अनबन थी। फिर हम लोग अपने हॉस्टल रूम आते हैं, जहां वर्मिल को लग रहा था लिली हमसे प्यार करती है, लेकिन एल्टो बोलता है हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और वो कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही है और कुछ नहीं। वर्मिल ने एल्टो की हेल्प की थी, इस वजह से उसको रिवॉर्ड चाहिए था। फिर उन दोनों का चुम्मा चाटी का काम चलता है। अल्टो बोलता है जब तुम इतनी पावरफुल डीमन हो तो मेरी माना कि तुम्हें क्या जरूरत। वर्मिल बुक में बहुत टाइम से सील थी, इसलिए उसकी पावर कम हो गई थी। अगर वो माना नहीं लेगी तो वो गायब हो जाएगी। और एल्टो का माना बहुत पावरफुल है। एल्टो को लगता है डीमन को फैमिलियर बनाना नॉर्मल जैसा ही है। वर्मिल बताती है ऐसा नहीं है, डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट से प्रोटेक्टेड होने के बाद भी ह्यूमन मारे जाते हैं, क्योंकि डीमन की ज्यादा पावर और ह्यूमन के पास माना खत्म होने का डिसएडवांटेज होता है। लेकिन मुझे जो चाहिए वो आपके पास है और आपको जो चाहिए वो मेरे पास। और मास्टर अगर आपको किस करके माना देने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी और तरीके से भी माना ले सकती हूँ। जिससे एल्टो शर्मा जाता है और बोलता है किस वाला मेथड ही बेस्ट है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों स्कूल आते हैं, जहाँ सब लोग वर्मिल के बड़े बड़े और काले काले बाल देख के हैरान थे। तुम्हें क्या लगा, गंदे आदमी गंदी सोच। अल्टो वर्मिल से बोलता है ऐसा कुछ मत करना जिससे सबका ध्यान तुम्हारे ऊपर आए। तभी वहाँ एक हाई क्लास ड्रैगन फैमिलियर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जो वर्मिल और अल्टो के पास ही आ रहा था। तभी अपनी वर्मिल एक छोटी सी फ्लेक्स से ड्रैगन को हवा में उड़ा के तारा बना देती है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ प्रिंसिपल बच्चों को बोल रहे थे तुम सब सेकंड ईयर में आ गए हो, जहाँ तुमको और डीप में मैजिक की स्टडी करनी होगी। एल्टो वर्मिल पे गुस्सा होते हुए बोल रहा था नॉर्मल ह्यूमन एक फ्लिक से ड्रैगन को हवा में नहीं उड़ा सकते, लेकिन बाकी लड़कों का ध्यान तो वर्मिल के बड़े बड़े टैंकर पर था। वो दोनों बाहर आते हैं, जहां लिलिया आती है और बोलती है पूरी एकेडमी में रूमर चल रहे हैं कि एक जूनियर और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक ड्रैगन को हवा में उड़ा दिया। ये सब तुम्हारे आने के बाद ही हो रहा है। फिर सीन कट होके नेक्स्ट क्लास में आता है, जहाँ ओल्ड टीचर बता रही थी अगर तुम अपने फैमिलियर को अच्छे से प्यार और उनकी केयर करोगे तो तुम दोनों का रिलेशनशिप और बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम्हारे प्यार में खोट होगा तो वो रैम्पेज में जाके तुम्हें ही मार देंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में सर डीमन सील के बारे में बता रहे थे। डीमन सील में 100 से ज्यादा बैरियर की लेयर होती हैं, इसी वजह से डीमन ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ सकते। लेकिन डीमन सील की इंफॉर्मेशन बहुत सीक्रेट है। लेकिन अभी भी लिलिया वर्मिल पे गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो अल्टो से चिपक के जो बैठी है। फिर क्लास ओवर हो गई थी, तीनों एक साथ जा रहे थे, जहां वर्मिल और लिलिया अभी भी लड़ रहे थे। एल्टो उनको याद दिला रहा था डुअल का ऑर्डर क्या है। तभी वहां 2 सीनियर आते हैं। एक लड़के का नाम अभी हम टपका रखते हैं और सीनियर का नाम रैक्स है। टपका रैक्स से बोलता है भैया यही वो लड़की है जिसने मेरे ड्रैगन को तारा बना दिया। रैक्स और टपका ड्रैगन राइडर हैं। ये एक क्लब है जिसमें वो लोग हैं जिनके पास ड्रैगन फैमिलियर है। रैक्स को लग रहा था वर्मिल इतनी पावरफुल नहीं है कि उसने ड्रैगन को मारा हो। उसके हिसाब से हम लोग ने कुछ ट्रिक का यूज किया है इस सब को करने में। वर्मिल टपका और रैक्स का भेजा फ्राई कर रही थी। तब तक एल्टो उन दोनों के पीछे जाके अपने मैजिक से उन लोगों को क्रिस्टल में ट्रैप कर देता है। वर्मिल के हिसाब से एल्टो इतनी कम एज में बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि एल्टो का क्रिस्टल मैजिक एडवांस मैजिक है। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। रैक्स इतनी आसानी से हार तो मान नहीं सकता था, इसलिए वो अपने फैमिलियर को समन करता है, जो एक डायनासोर है, जिसको देख के लिलिया और एल्टो डर जाते हैं। रैक्स 5th ईयर स्टूडेंट है। अगर वर्मिल किसी और तरीके से उससे माफी मांगती है तो वो सब भूल जाएगा और वर्मिल की बॉडी उसके टाइप की है, लेकिन एल्टो इसके लिए नहीं मानता।
फिर डायनासोर अटैक करने आता है। एल्टो डरा हुआ था क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। वर्मील उसके गले लगती है और उसको कल का माना देती है जो उसने किस करके लिया था, जिस वजह से उन दोनों के पीछे गोल्डन माना का मैजिक सर्कल बनता है और सामने से आ रहे डायनासोर को एल्टो अपनी पावरफुल क्रिस्टल मैजिक से हरा देता है, जिससे रेक्स भी हार जाता है। और सब खत्म होने के बाद वो उन सबको सॉरी भी बोलता है। लीलिया मजाक उड़ाती हुई बोलती है, इसलिए तुमको अपने जूनियर को कमजोर नहीं समझना चाहिए था, और हंसने लगती है। फिर वर्मील और एल्टो रूम आते हैं जहां एल्टो वर्मील पे गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके मना करने के बाद भी वर्मील ने कांड कर दिया था, जिससे सभी का ध्यान उन दोनों पे आ गया। वर्मील बोलती है, मास्टर स्कूल बोरिंग है, इतनी मैजिक की पढ़ाई लिखाई के बाद जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा भी कि नहीं? अगर आपको अमीर बनना है तो मैं बना सकती हूँ। इस बात से एल्टो सोच में पड़ गया था कि उसको अपनी लाइफ में करना क्या है, जैसा मैं सोच रहा हूँ। फिर वो हमें बताता है हमारे नेशन में 4 मैजिक रैंक होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और अप्रेंटिस रैंक मेज। स्कूल में ब्रॉन्ज और सिल्वर रैंक मेज बनना भी बहुत रेयर है, लेकिन एल्टो को गोल्ड रैंक से भी ऊपर का मेज बनना है जो दुनिया के लिए कुछ रेयर और अलग करके मैजिक रिसर्च में कंट्रीब्यूट करके बना जा सकता है, और वो रैंक प्लेटिनियम रैंक है। वर्मील एल्टो को अपने टैंकर में लेते हुए बोलती है, मैंने सही बंदे को अपना मास्टर बनाया है और प्लेटिनियम मेज बनने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। फिर अपने कपड़े उतारने लगती है क्योंकि उसको अब ऑल्टो से माना भी जो चूसना है, लेकिन कहीं और से। दूसरे दिन वर्मील तो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन एल्टो नहीं। तभी उन दोनों के पास लीलिया आती है जो एल्टो को ऐसा देख के समझ जाती है इस सब के पीछे वर्मील ही होगी। तभी वहां 2 लोग आते हैं जिसमें लड़के का नाम मार्कस है और लड़की का नाम शेरल है जो उसकी सर्वेंट है। मार्कस नोबल फैमिली में से है और एल्टो का राइवल है, और एल्टो ने कल सीनियर को डुअल में हराया है, इस बात से वो बहुत खुश है। तभी वहां सर आते हैं और बोलते हैं तुम तीनों को प्रिंसिपल ने बुलाया है। फिर शेरल, लीलिया और एल्टो प्रिंसिपल से मिलने आते हैं, जिनके साथ वर्मील भी थी। ये तीनों सेकेंड ईयर के टॉपर हैं और इन्हीं तीनों में से कोई एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है, लेकिन इसका भी एक टेस्ट होगा। उन तीनों को शाम 6 बजे से पहले फेरी फ्लावर को ढूंढना होगा, जिसको वो पहले मिलेगा वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। लेकिन पता नहीं वहाँ मार्कस क्या कर रहा था। शेरल बोलती है, मास्टर आप 9 के 9 सब्जेक्ट में फेल हो, इसलिए आपको प्रिंसिपल ने सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन तब भी वो अपने फैमिलियर बीटल को निकालता है और फ्लावर ढूंढने फॉरेस्ट में चला जाता है, और जाते ही जोर से चिल्लाता है। एल्टो को याद आता है फॉरेस्ट में ईटिंग प्लांट भी हैं। वो सब अंदर जाते हैं जहां शेरल अपने मास्टर को बाहर निकालने में लगी हुई थी और रिप्रेजेंटेटिव रेस से निकल जाती है। फिर बाकी 3 आगे जाते हैं जहां माउंटेन के टॉप में फेरी फ्लावर था, लेकिन 3 सर वाला डॉग रास्ते को गार्ड कर रहा था। एल्टो सोच रहा था अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे। लीलिया बोलती है, कौन हम? ये इंडिविजुअल टेस्ट है और उसके पास इनविजिबल पोर्शन है जो बहुत रेयर था। लेकिन एल्टो बताता है इस डॉग के सूंघने की पावर बहुत ज्यादा है। लीलिया बोलती है, लेकिन अभी उसको सर्दी है, मैं वहां जा सकती हूँ। लीलिया ने ये पोर्शन रात में छुपके एल्टो के रूम को देखने के लिए लिया था, लेकिन अभी ही पोर्शन का यूज कर लेती है और गायब हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े दिख रहे थे। फिर वो अपने कपड़े उतारने लगती है और एल्टो को वहां से भगा देती है, और बहुत शर्मा रही थी क्योंकि वो एल्टो के सामने निर्वस्त्र जो हो रही है। एल्टो को वर्मील परेशान कर रही थी, मास्टर थोड़ा सा तो देख लो, अरे देख लो कुछ नहीं होता। लीलिया डॉग के पास जा रही थी और बहुत शर्मा रही थी। वर्मील एल्टो को बोलती है, मास्टर लीलिया जीत जाएगी, आपको भी कुछ करना चाहिए। एल्टो वर्मील से बोलता है, तुमने कल मुझे जो माना दिया था वो फिर से दे सकती हो क्या? वर्मील ने एल्टो के माना को ही एम्पलीफाई किया था। डॉग को हराने के लिए वर्मील को थोड़ा माना और चाहिए था, इसलिए वहां ही वो अपने और एल्टो के कपड़े उतार के उसको किस करती है माना लेने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा किस करने के लिए कपड़े क्यों उतारना। वैसे ये सब करने के पहले मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। लीलिया डॉग के पास आती है जिसमें से एक सर को सर्दी नहीं थी, इसलिए वो उसको सेंस कर लेता है। लेकिन तभी डॉग के ऊपर फायर अटैक होता है जो एल्टो ने किया था, जो लीलिया को फ्लावर लेने को बोलता है और डॉग को अपने क्रिस्टल मैजिक से डिस्ट्रैक्ट करता है और वर्मील से बोलता है अटैक करो, जो हवा में जाके बहुत खतरनाक स्लीपिंग अटैक करती है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन डॉग सो जाता है। लीलिया भी फेरी फ्लावर ले लेती है और नीचे एल्टो के पास आके उसको फ्लावर दे
देती है क्योंकि डॉग को उसी ने डिस्ट्रैक्ट किया था। तभी इसी वक्त इनविजिबल पोर्शन का टाइम खत्म होता है और एल्टो को सब कुछ दिखने लगता है और इसी वजह से फ्लावर हाथ से छूट के हवा में उड़ जाता है और सैरल के पास आके गिरता है जो अपने मास्टर को ले जा रही थी। तभी टेस्ट का भी टाइम ओवर हो जाता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव सैरल बनती है जिससे मार्कस बहुत खुश था। एल्टो और लीलिया को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लीलिया एल्टो से बोलती है मैं इस बार हार गई लेकिन नेक्स्ट टाइम तो मैं पीछे छोड़ दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वर्मिल हीम क्रीम खा रही थी जो उसको बहुत अच्छी लगती है। वर्मिल सील थी तो अभी का मॉडर्न वर्ड उसके लिए फ्यूचर वर्ड है। एल्टो अभी भी वर्मिल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। वर्मिल को और भी हीम क्रीम खानी थी। एल्टो बोलता है ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। तभी वहाँ हवा में ड्रैगन राइडर जा रहे थे जिनके साथ उनकी लीडर क्रिस भी थी। फिर वर्मिल एल्टो को भी हीम क्रीम खाने को देती है और एल्टो शर्मा शर्मा के उसको खाता है। फिर मार्कस, एल्टो और बाकी सब ट्रेनिंग करने के बाद आराम कर रहे थे जहां ड्रैगन राइडर की कैप्टन क्रिस की बात हो रही थी। क्रिस ने ही ड्रैगन राइडर क्लब को स्टार्ट किया था और उसी को इतना पॉपुलर बनाया था। क्रिस के पास आउट होने के बाद रॉयल एयर फोर्स भी उसको रिक्रूट करना चाहती है और क्रिस एकेडमी के 7 गोल्डन मेजेस में से एक है और काउंसिल की मेंबर भी है। एल्टो को अभी पता चला है कि एकेडमी में रहते हुए भी गोल्ड रैंक मेज बना जा सकता है। लीलिया वर्मिल को स्टूडेंट काउंसिल के बारे में और काउंसिल मेंबर के बारे में बताती है। स्टूडेंट काउंसिल में अलग अलग क्लब के 5 गोल्ड रैंक मेज है जिनको टीचर भी हाथ नहीं लगा सकते। एल्टो ये भी बताता है जो काउंसिल प्रेसिडेंट है वो प्लेटिनम रैंक मेज भी बनने वाली है। वर्मिल अपने टैंकर से एल्टो को परेशान कर रही थी जिस वजह से लीलिया और उसकी बहस होने लगती है। फिर लीलिया चेंजिंग रूम में चेंज करते हुए वर्मिल पे गुस्सा हो रही थी और वहाँ सैरल भी थी। लीलिया बोलती है तुमने मैजिक फॉरेस्ट में वर्मिल के अटैक को तो सुना होगा ना, उसने सिर्फ अपने एक अटैक से 3 सर वाले डॉग को हराया कैसे। ये काम तो गोल्ड रैंक मेज वाले भी नहीं कर सकते। वो एल्टो और हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। सैरल बोलती है तुम एल्टो से प्यार करती हो, जल्दी कुछ करो नहीं तो फिर पछताती रहोगी। लीलिया बोलती है हम दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं, इसलिए मुझे उसकी चिंता है। लेकिन उसको अब याद आता है वर्मिल यहाँ नहीं है तो कहाँ है। वर्मिल बॉयज चेंजिंग रूम में थी और सभी लड़के उसको देख के शर्मा रहे थे। फिर बाहर आने के बाद एल्टो वर्मिल को बताता है तो मैं गर्ल्स चेंजिंग रूम में जाना चाहिए। तभी वहाँ लीलिया भी आती है जो इस बात से गुस्सा थी कि वर्मिल ने बस एल्टो को निर्वस्त्र क्यों देखा, मैंने क्यों नहीं। तभी उन लोगों के पास काउंसिल मेंबर का ग्रुप आ रहा था जो एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। तभी वो वर्मिल और बाकी लोगों के पास से गुजरते हैं। यहाँ क्रिस और वर्मिल की एक दूसरे से आंखें मिलती हैं। फिर एल्टो घर आके नहा रहा था और बोलता है स्टूडेंट काउंसिल मेंबर कितने अच्छे हैं। पीछे से वर्मिल बोलती है वो बाकी सभी स्टूडेंट से ज्यादा पावरफुल हैं। वर्मिल को वहाँ निर्वस्त्र देख के एल्टो शर्मा जाता है। फिर वहाँ मस्त सीन बनता है। वर्मिल एल्टो से पूछती है आपके पास डीमन फैमिलियर है, मैं आपको काउंसिल स्टूडेंट जितना स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ। फिर सीन रेक्स पर आता है जिसको क्रिस मारते हुए बोलती है तुम अपने जूनियर से हार गए जिसके पास फैमिलियर भी नहीं है। टपका बताता है एल्टो के पास ह्यूमन फैमिलियर है जो एक लड़की है। ये सुन के क्रिस को वर्मिल की याद आती है लेकिन तब भी वो रेक्स को बहुत मारती है जिससे उसके जूते में खून लग जाता है और वो बोलती है इसको साफ करो तो मैं तुम्हें माफ करके क्लब में वापस ले लूंगी। रेक्स भी समझ जाता है एल्टो, लीलिया और वर्मिल ने सही कहा था, ड्रैगन राइडर बहुत बेकार हैं। इसके बाद वो खुद ही क्लब को छोड़ देता है जिसके बाद भी क्रिस उसको बहुत मारती है और अब क्रिस को एल्टो पर बहुत इंटरेस्ट आ गया था। फिर नेक्स्ट सीन में रेक्स हॉस्पिटल में था जिससे लीलिया, एल्टो और वर्मिल मिलने आए थे। रेक्स की हॉस्पिटल वाली बात टपका ने बाकी सबको बताई है। रेक्स बोलता है ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एक पागल लड़की से मेरी लड़ाई हो गई थी जिससे मुझे थोड़ी बहुत खरोच आई है और कुछ नहीं। और एल्टो से पूछता है तुम्हें डायनासोर कैसे लगते हैं। एल्टो को डायनासोर स्ट्रॉन्ग, डरावने और कूल सब एक साथ लगते हैं। टपका बताता है रेक्स अब ड्रैगन राइडर नहीं है। ये सब सुन के एल्टो क्रिस से डुएल करने के लिए जा रहा था क्योंकि वो रेक्स की इस हालत का जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था। लीलिया एल्टो को रोकने
का ट्राई कर रही थी लेकिन कुछ नहीं होता। वर्मील और एल्टो बैटल अरीना जा रहे थे जहां वर्मील खुश थी। ऊपर क्रिस इन दोनों का इंतजार कर रही थी और अभी विड्रॉ करने का चांस देती है लेकिन एल्टो विड्रॉ नहीं करता। फिर क्रिस अपने समनिंग मैजिक का यूज करके अपने फैमिलियर को समन करती है जो एक ब्लैक ड्रैगन है। ये देख के एल्टो और वर्मील भी किस करते हैं और देख के पता नहीं क्यों लिलिया शर्मा रही थी। वर्मील से एल्टो को गोल्डन माना मिलता है जिसको देख के क्रिस हैरान थी। तब का रेक्स को आके बताता है जो डायनासोर वाली बुक पढ़ रहा था। एल्टो क्रिस से डुएल कर रही है। एल्टो क्रिस पे अपना क्रिस्टल अटैक करता है जिसको वो अपने फायरबॉल से रोक देती है और दूसरा फायरबॉल अटैक करती है जिसको वर्मील रोक लेती है जिससे वो थोड़ी जल जाती है और बोलती है बताओ तुम अपनी फुल पावर से अपने जूनियर से लड़ रही हो। क्रिस बोलती है एक शेर खरगोश पे अपनी फुल पावर से अटैक कर सकता है लेकिन एक ड्रैगन कभी नहीं करता। ये तो तुम्हारी पनिशमेंट है अपने सीनियर की बात ना मानना और उनकी डिसरिस्पेक्ट करना। और अटैक करती है जिसको वर्मील ब्लॉक करके एल्टो को बचा रही थी जिससे वो बहुत घायल भी हो रही थी। क्रिस ये देख के हैरान है कि वर्मील बिना मैजिक प्रोटेक्शन के उसके अटैक को ब्लॉक कैसे कर रही है। एल्टो अपने क्रिस्टल फायर करता है जिसको क्रिस खत्म कर देती है और सोचती है ये सेकंड ईयर के हिसाब से पावरफुल तो है। वर्मील के पास जितना भी माना बचा हुआ था वो एल्टो को देती है जिससे एल्टो बहुत सारे क्रिस्टल बना के अटैक करता है जिससे ब्लास्ट होता है और क्रिस के साइड सब तबाह हो गया था और लग रहा था क्रिस हार गई। लेकिन क्रिस सही सलामत अपने ब्लैक ड्रैगन में थी और बोलती है तुम्हें मुझे अपने ड्रैगन पर आने नहीं देना चाहिए था, अब तो तुम लोग गए। अटैक से बचते बचते एल्टो कॉर्नर में आ गया था और फंस गया था। क्रिस बोलती है अभी भी मौका है, तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाने दूंगी रेक्स के जैसे। एल्टो क्रिस से पूछता है तुम बाकी सबको नीची नजरों से क्यों देखती हो। क्रिस बताती है ड्रैगन से लोग क्यों डरते हैं, उनके शार्प पंजे से या फिर उनकी ब्रेथ से नहीं, उनकी हवा में उड़ने की एबिलिटी से जिससे वो स्काई के राजा हैं और मैं भी ऐसी ही हूँ और बाकी सब मेरे सामने जमीन के कीड़े हैं और अटैक कर देती है। दो काउंसिल मेंबर ये सब देख रहे थे जहां चश्मस वाला लड़का वहां से चला जाता है क्योंकि क्रिस ही जीतने वाली थी। क्रिस के अटैक से वर्मील एल्टो को बचा रही थी और बोलती है मास्टर आप अपना माना इकट्ठा करो, मैं एक ही हिट में उस ड्रैगन को तारा बना दूंगी। क्रिस बोल रही थी मेरे स्काई से अटैक करने की वजह से तुम कुछ नहीं कर सकते और जिस मेज के पास स्ट्रॉन्ग फैमिलियर है वो और भी पावरफुल होते हैं। रेक्स का डायनासोर छिपकली है, ड्रैगन नहीं, वो दोनों ही कमजोर हैं, तो मैं उन्हें नीची नजरों से क्यों ना देखूं। एल्टो को रेक्स की डायनासोर वाली बात याद आती है और बोलता है सबके फैमिलियर उनके लिए खास होते हैं। क्रिस बोलती है अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे प्रूव करके बताओ और डुअल एक दूसरे की बात साबित करने के लिए ही तो किया जाता है। वर्मील भी क्रिस की इस बात से सहमत थी इसलिए एल्टो और वो अपना बहुत सारा गोल्डन माना यूज करते हैं। क्रिस भी सोच रही थी इतने सारे पावरफुल अटैक करने के बाद इन लोगों के पास इतना सारा माना आया कहां से। एल्टो अपना क्रिस्टल अटैक और क्रिस अपना फायर अटैक करती है। एल्टो का क्रिस्टल फायर अटैक को खत्म कर देता है लेकिन क्रिस को एल्टो नीचे नहीं दिख रहा था और दिखता भी कैसे क्योंकि क्रिस्टल की हेल्प से वर्मील ऊपर जो आ गई थी जिसकी गोद में एल्टो था। सीन टपका पे आता है जहां रैक्स मैच नहीं देख रहा था क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं था कि क्रिस को कोई जूनियर हरा सकता है। सीन एल्टो पर आता है जो क्रिस्टल बना के क्रिस के गले में रख के उसको हरा के जीत जाता है। फिर सीन चेंज होता है जहां बहुत सी लड़कियां एल्टो की दीवानी हो गई थी क्योंकि उसने गोल्ड रैंक को जो हराया है। लेकिन लिलिया ये सब देख के खुखियानी बिल्ली की जैसे कपड़ा काट रही थी। सैरल बोलती है ऐसा होना तो नॉर्मल है लेकिन लिलिया को लड़कियों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उनको पत्थर मारने का सोच रही थी जिससे एल्टो भी डर गया था। तभी वहां उनके टीचर आते हैं जिनका नाम माइनक्राफ्ट के नेदर पोर्टल बनाने में जो यूज होता है वो है, उनका नाम ऑब्सीडियन है, जिनको देख के सभी लड़कियां उनके पास चली जाती हैं। ऑब्सीडियन टीचर एल्टो को समझाते हैं जो तुमने जल्दबाजी में डुएल किया वो गलत था, इस बार तुम जीत गए लेकिन किसी दिन हार गए तो पता नहीं डुएल ओवर होने के बाद तुम्हें क्या करने को बोल दिया जाए। इस बार तुम्हारे पास अच्छा मोटिव था लेकिन नेक्स्ट टाइम सोच समझ के ऐसा कुछ करना और वहां से चले जाते हैं। एल्टो बोलता है इसलिए सभी लड़कियां ऑब्सीडियन सर की फैन है, क्या तुम भी उनकी फैन हो लिलिया। लिलिया खूनी आंखों से उसको देखती है फिर एल्टो को मारती
आती है, सीन चेंज होता है और क्रिस पर आता है जो झाड़ू लगा रही थी। ये डुएल हारने के बाद ऑल्टो का ऑर्डर था जिसके पास रैक्स भी आता है। क्रिस रैक्स को सॉरी बोलती है, ये सब ऑल्टो ने उसको करने को बोला था। रैक्स भी क्रिस को माफ करके उसकी हेल्प करता है। फिर सीन रात में एल्टो पर आता है जो सो रहा था और उसको वर्मील किस करती है जिससे एल्टो की आंखें खुलती है। एल्टो ने वर्मील को सोते टाइम किस करने को मना किया है। वर्मील ने काउंसिल मेंबर क्रिस को हराया था इसलिए वो अपना रिवॉर्ड ले रही थी। एल्टो का मानना ये था जिससे तुम प्यार करते हो तुम्हें उसी को किस करना चाहिए। वर्मील भी मजे लेते हुए बोलती है मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ इसलिए तो किस करती हूँ। दूसरे दिन एल्टो की हालत खराब थी लेकिन वर्मील बहुत ग्लो कर रही थी। एल्टो वर्मील के कल प्यार वाली बात के बारे में सोच रहा था। फिर वो ऑब्सीडियन सर के पास आता है और उनको पूछता है क्या कोई डीमन ह्यूमन से प्यार कर सकता है। सर भी सोच रहे थे एल्टो क्या रोमांटिक टाइप का लड़का है, लेकिन बताते हैं हिस्ट्री में ह्यूमन ने डीमन के बच्चों को पैदा किया है लेकिन क्यूबाइन आदमियों का माना चूसने के लिए उनसे प्यार का नाटक करती हैं। ये सुन के एल्टो शॉक था। फिर रात में जब एल्टो और वर्मील खाना खा रहे थे तब एल्टो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा था और खाना भी नहीं खा रहा था। वर्मील पूछती है एल्टो क्या हुआ। एल्टो पूछता है वर्मील क्या तुम मेरे साथ मेरे माना के लिए बस हो और कुछ नहीं। वर्मील अपने टैंकर में एल्टो को लेते हुए बोलती है पागल हो क्या तुम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं माना जिंदा रहने के लिए लेती हूँ। और फिर से एल्टो को किस करती है और ये किस रियल किस थी बिना माना लिए क्योंकि वर्मील सच में एल्टो से प्यार करती है और एल्टो को भी रियल किस करने को बोलती है जिससे एल्टो शर्मा जाता है और किस नहीं करता। दूसरे दिन एल्टो और वर्मील दोनों गिलो कर रहे थे। एल्टो फिर ऑब्सीडियन सर से मिलता है और उनको कल के फालतू क्वेश्चन पूछने के लिए सॉरी बोलता है। अब सर का काम स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर देना ही होता है तो वो कुछ नहीं बोलते और ये देख के खुश हैं कि एल्टो कल के जैसा सैड नहीं है। नहीं तो एल्टो कल दिल टूटे आशिक के जैसा था और पूछते हैं तुम किसी रिलेशनशिप में हो कि नहीं। एल्टो इस बात से शर्मा जाता है और बताता है वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है। ऑब्सीडियन एल्टो को बताते हैं लड़कियों से संभल कर रहना क्योंकि हर लड़की एक शैतान होती है। थोड़ी ज्ञान की बातें बताता हूँ, किसी भी लड़की से अटैच मत होना क्योंकि कभी ना कभी तुम्हें अलग तो होना ही होगा, फिर तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। अटैचमेंट से दर्द मिलता है और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में एक स्टूडेंट ऑब्सीडियन सर से मिलने आती है। सर उससे कुछ करवाना चाहते हैं। वो लड़की सर से प्यार करती है और सर भी उससे प्यार करने का नाटक कर रहे हैं। ये एक सीक्रेट है लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ और उनके पास एक अजीब सा इंजेक्शन भी है। फिर सीन कट होता है और एक रूम पर आता है जो पूरी तरीके से बर्फ में जम चुका है और वहाँ वही लड़की है जो सर से प्यार करती है और वो भी बर्फ में जम गई है। पूरे एकेडमी में र्यूमर घूम रहे हैं कि 4th ईयर की एक लड़की और उसका रूम बर्फ में जम चुके हैं। वो लड़की जिंदा तो है लेकिन कोमा में है। ये बात स्टूडेंट काउंसिल को भी पता चलती है। वहाँ एक चश्मिश मेंबर जिसका नाम रियूगा है वो वाइस प्रेसिडेंट है जिससे हमें पता चलता है ये पहली स्टूडेंट नहीं है जो कोमा में गई है। इससे पहले भी कुछ स्टूडेंट कोमा में गए हैं जो सब सिल्वर रैंक मेज थे। अभी कोमा में जाने वाली का नाम एमा है जो आइस मैजिक में बेस्ट है। वहाँ एक और काउंसिल मेंबर है जिसका नाम जेसिका है जो बताती है उस लड़की के रूम को 5 लोगों ने मिलके तोड़ा था जिसमें 2 घंटे लगे क्योंकि डोर थिक आइस से कवर था। इस सब पे किसी का हाथ है क्योंकि ये रेगुलर हो रहा है। इस सब से काउंसिल प्रेसिडेंट बहुत परेशान और पेन में है। रियूगा बोलता है जब तक हमें पता नहीं चल जाता इस सब के पीछे किसका हाथ है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जेसिका गुस्से से बोलती है तो मैं समझ नहीं आ रहा, प्रेसिडेंट पेन में है, तुम जल्दी से कुछ करो और वहां से चली जाती है। रियूगा हमें बताता है जेसिका प्रेसिडेंट से ऑब्सेस्ड है। सीन एल्टो पर आता है जो वर्मील की हाइट मेजर कर रहा है। एल्टो हर दिन इंक्रीज होता है इसलिए उसके पास हाइट मेजर करने की मशीन है। छोटे हाइट वाले ये समझ सकते हैं लेकिन मेरी हाइट छोटी नहीं है। एल्टो एक रिपोर्ट लिख रहा है। अब ये कौन सी रिपोर्ट है वो जानते हैं। दादी टीचर ने अपनी क्लास में बोला था कि तुम अपने फैमिलियर के बारे में एक रिपोर्ट बनाओ जो डिटेल में हो, जिनमें उनकी डेली एक्टिविटी, फेवरेट फूड, स्पेशलिस्ट फीचर और बाकी सभी चीजों के बारे में भी लिखना होगा। इसलिए एल्टो वर्मील की डिटेल रिपोर्ट बना
आ रहा है और इसी के चलते वर्मिल अपने कपड़े उतार रही थी जिससे मेजरमेंट बिल्कुल सही आए और अपने टैंकर को भी मेजर करने को बोलती है। ये सब लीलिया की स्प्रिट देख रही थी। लीलिया और सैरल निंजा के जैसे एल्टो को देखने आए थे, कहीं वर्मिल उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। वो बात अलग है, सैरल को एल्टो पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लीलिया के साथ आई बस है। लीलिया की स्प्रिट सब कुछ लीलिया को आके बताती है जिससे वो बहुत गुस्सा होती है और वर्मिल को सबक सिखाना चाहती थी। सैरल बोलती है ये बॉयज हॉस्टल है, तुम अंदर नहीं जा सकती, लेकिन लीलिया के पास इनविजिबल पोर्शन है और एल्टो के रूम की एक्स्ट्रा की जिससे वो अंदर जा सकती थी। लीलिया इनविजिबल होके एल्टो के पास जा रही है और रास्ते में उसको एक लड़का भी मिलता है। एल्टो वर्मिल के टैंकर का साइज ले रहा है और बोलता है तुम कपड़े पहनो, मुझे तुम्हारे लेग को मेजर करना है और उससे अपने हॉर्न और टेल को इनविजिबल करने को बोलता है। तभी लीलिया रूम खोल के अंदर आके बुक शेल्फ के सामने छुप जाती है और उसी वक्त एल्टो को एक बुक चाहिए थी तो वो लीलिया के पास आता है और उसके टैंकर की बटन दबा देता है, लेकिन पता नहीं क्यों लीलिया इस सबसे खुश लग रही है। एल्टो वर्मिल से बोलता है फेवरेट चीज में तुम्हें स्वीट पसंद है, मैं ये लिख रहा हूँ और शॉपिंग करने के लिए लेट हो गया था और वो वर्मिल को भी अपने साथ चलने को बोलता है। वर्मिल जाने से पहले स्वीट के साथ एल्टो भी पसंद है ये लिख देती है। सीन क्रिस पर आता है जो घायल है और उसका ब्लैक ड्रैगन भी, और इस सब के पीछे रैक्स और उसके डायनासोर का हाथ है जो बहुत डेंजरस हो गए हैं। सीन रैक्स के पास्ट पे आता है जहां उसने एक बहुत बड़े एग को समन किया है और बड़े एग से ड्रैगन आते हैं। तभी क्रिस उसके पास आती है और उसके एग से वो बहुत पावरफुल ड्रैगन को हैच होते हुए देखना चाहती है और इसी तरह क्रिस और रैक्स की बात स्टार्ट हुई थी। फिर सीन वर्मिल और एल्टो पर आता है जो मार्केट में वेजिटेबल की शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन वर्मिल को डेजर्ट खाना है, लेकिन एल्टो के पास कम पैसे बचे हैं तो वो वर्मिल के लिए डेजर्ट नहीं ले सकता, जिससे वर्मिल छोटे बच्चों के जैसे गुस्सा होकर शॉप के बाहर बैठ जाती है और घर जाने का नाम भी नहीं ले रही थी। इसलिए एल्टो भी हार मान जाता है और डेजर्ट दिलाने के लिए मान जाता है, जिससे वर्मिल उससे बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको पब्लिक प्लेस में किस करती है। एल्टो वर्मिल को बताता है हम पब्लिक प्लेस में हैं अभी। वर्मिल बोलती है लेकिन मास्टर आप ही ने तो बोला है जब तुम किसी से प्यार करते हो तब तुम उन्हें कहीं भी किसी भी टाइम किस कर सकते हो। एल्टो पब्लिक प्लेस में किस करने को मना करता है, लेकिन इस बार वर्मिल ईविल तरीके से एल्टो को किस करके उसका माना चूस लेती है। फिर वहां टपका की एंट्री होती है जो बोलता है मेरे ब्रो को हेल्प की जरूरत है। सीन क्रिस पर आता है जो रैक्स से पिट रही है और क्रिस को ऐसा देख के रैक्स खुश था। रैक्स पहले से बदल गया है, वो अपने होशो हवास में नहीं है। क्रिस रैक्स से बोलती है तुमने अपने साथ क्या किया है। रैक्स के हिसाब से उसे खुद नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, वो अपने होशो हवास में नहीं है। क्रिस फायरबॉल अटैक करती है लेकिन इससे भी रैक्स को कुछ नहीं होता, उल्टा रैक्स की बॉडी स्टोन से कवर हो जाती है। वो क्रिस को आके और मारता है। पहले रैक्स को लग रहा था क्रिस को मारने से उसे अच्छा लगेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। वो अर्थ मैजिक से क्रिस को मारता है, फिर उसको पकड़ते हुए उसकी बेइज्जती करता है। क्रिस रोते हुए ऐसा करने से रैक्स को मना कर रही थी। तभी वहां टपका, एल्टो और वर्मिल आते हैं। रैक्स एल्टो को भी मारना चाहता था क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी। एल्टो क्रिस के पास आता है। क्रिस एल्टो को यहाँ से भागने को बोलती है, लेकिन एल्टो क्रिस की ऐसी हालत का रैक्स को सबक सिखाना चाहता है। रैक्स से अजीब सा माना निकलता है जो डीमन माना है, जिसको वर्मिल पहचान जाती है, लेकिन ये बात अभी रिवील नहीं हुई है। फिर रैक्स अपने डायनासोर को समन करता है जो उसी के जैसे बदल चुका था और स्टोन में कवर है। वर्मिल अपने डीमन पावर का यूज करने ही वाली थी कि वहां एक सिल्वर बाल वाली लड़की आती है और अपनी तलवार को समन करती है जिसमें एक आंख है और रैक्स और उसके डायनासोर पर अटैक करके उनके स्टोन काट देती है और उस लड़की के अटैक का नाम जजमेंट सॉर्ड है और ये लड़की और कोई नहीं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एलेना है। फिर एलेना क्रिस के पास आके उसका हालचाल पूछती है और बेइज्जती करते हुए बोलती है तुम इतने कमजोर आदमी से हार गई। रैक्स अभी भी फाइट करना चाहता था लेकिन बेहोश होकर गिर जाता है। क्रिस को रैक्स की चिंता थी। नेक्स्ट सीन में रैक्स हॉस्पिटल में आराम कर रहा है। स्टूडेंट काउंसिल मेंबर मीटिंग कर रहे हैं जहां रैक्स वाले इंसिडेंट को 3 दिन हो गए हैं।
और रैक्स के मामले से ये साबित हो गया है कि इस सब के पीछे किसी का हाथ है और इसमें ड्रग या ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है। लेकिन किस चीज का यूज किया गया है वो हमें पता नहीं, इसलिए हम बाकी लोगों को ठीक नहीं कर सकते। ये सब सुन के क्रिस वहां से बाहर आती है। रियूगा बताता है क्रिस के लोगों को जो अच्छे से ट्रीट नहीं करता तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बात अलग है, ये मारे तो सही कोई और मारे तो गलत। फिर सीन कट होता है। ब्रॉन्ज रैंक बनने का एग्जाम आ गया है जिससे लिलिया बहुत खुश है, लेकिन हम रैक्स और उस इंसिडेंट को लेके परेशान है। लिलिया हमें बताती है अगर हम एग्जाम फेल कर देते हैं तो रैक्स बहुत गुस्सा होगा, इसलिए हम उसके उठने के पहले एग्जाम क्लियर करके उसकी लेवल में आ जाते हैं। वर्मील को अच्छा फील नहीं हो रहा था तो वो रूम जाने को बोल रही थी और हमारे एग्जाम है तो हमें लाइब्रेरी में पढ़ने जाने को बोलती है और चली जाती है। ये सब बहुत अजीब था क्योंकि वर्मील कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ती। रैक्स वाले इंसिडेंट के बाद से ही वो थोड़ा परेशान लग रही है, लेकिन लिलिया बहुत अजीब तरीके से हमें अपने रूम में एग्जाम की प्रिपरेशन करने को बोलती है। सीन वर्मील पर आता है जो डीमन माना के बारे में सोच रही है। तभी वहाँ सर ऑब्सिडियन आते हैं। वो वर्मील से थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन वर्मील को पता चल गया था स्टूडेंट के कोमा में जाने के पीछे सर का ही हाथ है, क्योंकि सर से वर्मील ने लो टायर मैजिक सेंस कर लिया था और उनसे बोलती है एक ह्यूमन के लिए ये पावर बहुत ज्यादा है, तुम जो भी कर रहे हो बंद कर दो, अगर करना है तो करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और बहुत ही ईविल तरीके से वार्निंग देती है कि एल्टो से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी आत्मा दोनों को खत्म कर दूंगी। सर ये सब सुन के हंसने लगते हैं। वर्मील वहां से जाने लगती हैं, लेकिन सर वर्मील की नेक में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वर्मील को कुछ हो जाता है। सीन लिलिया पर आता है जो हमसे चिपक के हमें पढ़ा रही थी। तभी हमारे हाथ के कॉन्ट्रैक्ट सिंबल में कुछ, फिर वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर एलेना, क्रिस और बाकी काउंसिल मेंबर को बहुत ज्यादा माना सेंस होता है। हम लोग समझ जाते हैं वर्मील के साथ कुछ हुआ है और हम घर जाने लगते हैं। एलेना डांस माना की तरफ जा रही है और उसको रास्ते में एक पेपर मिलता है जिसको वो काट देती है, लेकिन वो पेपर ठीक हो जाता है। फिर वो पेपर मल्टीप्लाई होते हैं और बोलते हैं हमारे प्लान को सक्सेसफुल होने के लिए तुमको यहाँ रुकना होगा। और बहुत अजीब सी चीज एलिना को रोक रही है। सीन ऑब्सिडियन पर आता है जहां वर्मील अपने फुल डीमन फॉर्म में आ गई है, लेकिन ये सब देख के सर बहुत खुश हैं। वर्मील के एक छोटे से अटैक से ही जमीन तबाह हो गई है और हम लोग वर्मील के पास आ रहे हैं। एलिना उस अजीब सी डॉल से फाइट में बिजी थी। ऑब्सिडियन अपनी पावर यूज करता है और वर्मील के गले में एक चेन आ जाती है और अब ऑब्सिडियन चेन की हेल्प से उसको कंट्रोल कर सकता है। तभी वहां एल्टो आता है और वर्मील को ऐसा देख के हैरान था। फिर वहां लिलिया भी आती है। ये दोनों ऑब्सिडियन सर से पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। सर अपनी पावर से वर्मील को उसके घुटनों में लाते हैं और एल्टो से बोलते हैं मुझे लगा था तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुमको सब समझ आ गया होगा, और बताते हैं मैंने एक ड्रग बनाया है जिससे कोई भी क्रिएचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ये डीमन में बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन इसको लिक्विड फॉर्म में लाने में मुझे बहुत मुश्किल आई। ये सब ऑब्सिडियन का एक एक्सपेरिमेंट है और इस ड्रग का टेस्ट उसने पहले 5 लोगों में किया था। एल्टो और लिलिया को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑब्सिडियन बोलता है सब चीज के पीछे मैं ही था। फिर एल्टो को सब समझ आ जाता है और उसको वर्मील की अच्छी मेमोरीज याद आती हैं और वो वर्मील को इस हालत में देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जिससे फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ होता है और वर्मील ऑब्सिडियन की चेन तोड़ के आजाद हो जाती है और उस पर अटैक करने आती है, लेकिन तभी एल्टो ऑब्सिडियन को बचा लेता है और वर्मील का अटैक उसके आर पार हो जाता है, जिससे वर्मील को भी थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। फिर हमें वर्मील के बारे में बताया जाता है जब वो बुक में सील थी वहां उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरे पानी में डूब रही है जहां अंधेरे और खामोशी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन तब भी वर्मील को किसी चीज की डिजायर थी। फिर वहां एक गेट अपीयर होता है जिसके बाहर एल्टो था। प्रेजेंट में एल्टो को डोनट बना देख वर्मील बहुत ज्यादा रोने लगती है और चेंज होके और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है और फिर से ऑब्सिडियन को मारने वाली थी, लेकिन एल्टो वर्मील को हक करते हुए ऐसा करने से उसको रोकता है। वर्मील फिर थोड़ी नॉर्मल फॉर्म में आती है और बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। एल्टो बोलता है मेरी बॉडी अपने आप ही मूव हो गई और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, और बोलता है सब ठीक हो जाएगा और गिर जाता है।
लीलिया भी एल्टो को देख बहुत रो रही थी, लेकिन एल्टो एक लौता ऐसा पर्सन है जिसको वर्मिल मरता नहीं देख सकती, इसलिए वो एल्टो को किस करती है और अपने गोल्डन माना से एल्टो को हील कर देती है, जिससे एल्टो का दिल धड़कने लगता है। गोल्डन माना देख ऑब्सिडियन हैरान था और बोलता है डीमन का मौत भी कुछ नहीं कर सकती, और पागलों वाली हरकत करने लगता है और अपने ड्रग को खुद ही लगा लेता है और धीरे धीरे एक बहुत अजीब डीमन में चेंज हो जाता है जिसकी बहुत सारी आंखें थी। ऑब्सिडियन ने 100 से ज्यादा लो लेवल डीमन की पावर से अपने आप को ऐसा बनाया है, लेकिन मेरे को तो ये एक चूहे के जैसा ज्यादा लग रहा है और बोलता है अब वर्मिल तुम नॉर्मल हो गई हो, मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा फालतू डीमन नहीं बनना। लेकिन वर्मिल डेविल स्माइल देती है और अपना डीमन पंच करती है, जिससे ऑब्सिडियन की आधी बॉडी खत्म हो गई थी। इस सबसे ऑब्सिडियन की फट जाती है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्काई में क्रिस उसका इंतजार कर रही थी और उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो थोड़ा नीचे आता है जहां वर्मिल उसको बहुत मारती है और नीचे फेंक देती है। क्रिस वहां से चली जाती है। ऑब्सिडियन अपनी जान की भीख मांग रहा था। एल्टो ने ऑब्सिडियन को बचाया था, इसलिए वर्मिल उसको नहीं मारना चाहती थी। फिर एल्टो को भी होश आता है। लीलिया उसके पास जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। बताओ कितनी रोटलू लड़की है। एल्टो भी अपने आप को हील देख के हैरान था। वर्मिल इतना सब होने के बाद एल्टो से आंख नहीं मिला सकती थी। सीन एलेना पर आता है जहां वो अजीब सी डॉल बोलती है हम फिर से मिलेंगे। फिर सीन एल्टो और वर्मिल पर आता है जहां एल्टो बताता है डॉक्टर भी मेरे को इतना जल्दी हील देख बहुत हैरान थे। वर्मिल एल्टो से बोलती है मेरे अटैक से तुम मारे गए थे। एल्टो बोलते हैं तो क्या हुआ, तुम्ही ने तो मुझे जिंदा कर दिया, देखो मैं फिट एंड फाइन हूँ। वर्मिल यहाँ बहुत बड़ा राज खोलती है। एल्टो तुम्हारे अंदर अभी जो दिल है वो मेरा है, अब तुम्हारे अंदर एक ट्रू डीमन हार्ट है, अब मैं मरूंगी तो तुम भी मरोगे और वाइस वर्सा, तुम मरोगे तो मैं। ये सुन के एल्टो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि अगर वर्मिल ऐसा नहीं करती तो वो ट्रू डीमन है, वो लाखों सेंचुरीज तक जिंदा रहती, लेकिन उसकी वजह से वो जल्दी मरेगी क्योंकि वो एक ह्यूमन है। फिर हमें बताया जाता है एलिना की जिससे फाइट हुई थी उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और ऑब्सिडियन को गार्ड ने पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर सीन कट होता है और रेक्स पर आता है जिसको होश आ गया था और उसके बेड के पास क्रिस सो रही थी। जो स्टूडेंट कोमा में गए थे वो सब ठीक हो गए। सीन एल्टो और वर्मिल पर आता है जो किस कर रहे थे, लेकिन इस बार चीजें अलग थी। डीमन हार्ट की वजह से एल्टो को जिंदा रहने के लिए वर्मिल के माना की जरूरत है, लेकिन अब वर्मिल थोड़ा चेंज हो गई है। वो एल्टो से बात नहीं करती। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक ईविल और बहुत बदसूरत डीमन है जिसने एल्टो को मारा है और डीमन से सब डरते हैं। और धीरे धीरे डीमन हार्ट एल्टो की बॉडी में कंबाइंड हो जाएगा, जिसके बाद वर्मिल की कोई जरूरत नहीं होगी तो वो फिर से किसी बुक में सील हो जाएगी। ये सब सुन के एल्टो वर्मिल पर बहुत गुस्सा होता है और उसको किस करता है और ये नॉर्मल किस थी बिना माना लिए, और उसको कोंटे में लेते हुए बोलता है मैं तुमसे क्यों डरूं, तुम मेरी इकलौती फैमिलियर हो और मैं तुम्हारा मास्टर, और खुद शर्मा के भाग जाता है। वर्मिल को एल्टो की बात याद आती है। उसने कहा था तुम जिससे ट्रू लव करते हो तुम्हें उसी को किस करना चाहिए, जिससे वो भी शर्मा जाती है। नेक्स्ट सीन में एल्टो सो रहा था और वर्मिल को सपने में बुला रहा था। ये सब वर्मिल देख रही थी। दूसरे दिन एल्टो स्कूल आता है जहाँ सभी लड़कियां ऑब्सिडियन सर के जाने से बहुत सैड थीं और लड़के भी सैड थे। वो इसलिए क्योंकि कुछ टाइम से वर्मिल स्कूल नहीं आ रही। एल्टो बोलता है उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन वर्मिल ने एल्टो से बोला था मुझे कुछ टाइम के लिए अकेले रहना है। एल्टो सोच रहा था वो वर्मिल के लिए स्वीट लेके जाएगा जिससे उसको अच्छा लगेगा। सीन वर्मिल पर आता है जो पानी के पास थी। तभी वहां लीलिया आती है जो बोलती है मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो तुम छुपा रही हो, लेकिन एल्टो ने मुझे बता दिया तुम एक डीमन हो। इस सब के लिए वर्मिल सॉरी बोलती है। यहाँ इन दोनों की थोड़ी बातें होती हैं जहाँ लीलिया उसको मोटिवेट कर रही थी। वर्मिल को लग रहा था वो एक डीमन है जिससे सब डरते हैं। लीलिया बोलती है तुम डीमन हो या ह्यूमन वो मैटर नहीं करता, तुम अच्छी पर्सन हो या बुरी वो मैटर करता है, और गुस्से से बोलती है तुमने एल्टो के साथ कुछ किया है, वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। वर्मिल को रियल केस वाली बात याद आती है। वर्मिल एक डीमन है जिसने अपने मास्टर को ही मारा है। लीलिया बोलती है एल्टो तुम्हारा मास्टर है और हर मास्टर अपने फैमिलियर के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकते हैं।
मैटर ये करता है तुम एल्टो के लिए क्या सोचती हो और एल्टो तुम्हारे लिए। और उसको एक चॉप मारती है जिससे उसके हॉर्न विजिबल हो जाते हैं और लिलिया की स्पिरिट भी वर्मील को लाइक कर रही थी। सीन एल्टो पर आता है जो अपने साथ स्वीट लेके आया था, लेकिन वर्मील पूरे घर में कहीं नहीं थी। फिर वर्मील घर आती है जिसको देख के एल्टो खुश था। वर्मील बोलती है एल्टो अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारे साथ बुरा ही होता रहेगा। मैंने ऐसा पहले भी किया है, लेकिन तुमने जो मुझे कल अच्छा बोला उससे मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। काश मेरी एक्स भी ऐसा ही बोलती। खैर ये सब सुन के एल्टो रिलीफ फील करता है क्योंकि उसको लग रहा था कल रात वाली बात वो वर्मील में थोप रहा है और बोलता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम वो बोलो, मैं सब पूरा कर दूंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए डोनट भी लाया हूँ। वर्मील एल्टो से एक रियल किस मांगती है, जो किस एल्टो करे वो नहीं। एल्टो ऐसा ही करता है और बोलता है तुम्हें बस यही चाहिए था। दूसरे दिन एल्टो अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा था। वर्मील भी अपनी यूनिफॉर्म पहन के आती है जो थोड़ी बड़ी थी। टीचर ने एल्टो से बोला था ये सबसे बड़ा साइज है, कम से कम यही पहना दो अपने फैमिलियर को। एल्टो सोच रहा था वो एम्बेरसमेंट के मारे ही मारा जाएगा और बोलता है हम बाद में तुम्हारे लिए न्यू क्लोथ ले लेंगे। वर्मील आज से स्कूल जाने वाली थी क्योंकि कुछ क्लासेस में फैमिलियर की जरूरत होती है। फिर सीन कट होता है और एक जगह पर आता है जहां सब लोग मरे हुए थे। वहां एक लड़का और एक लड़की थी। लड़का फोन में बात कर रहा था कि प्रोफेसर ऑब्सिडियन फेल हो गया, उसको टीम में लेना ही नहीं चाहिए था। पीछे से लड़की बोलती है लेकिन उसकी रिसर्च काम की है, वो हमारे टाइटल को लेने के लिए क्वालिफाई है। तभी एक बचा हुआ आदमी उस लड़के पर अटैक करता है जो लॉलीपॉप खा रहा था, लेकिन उस आदमी पे एक अटैक होता है जिससे वो मारा जाता है। ये दोनों प्लेटिनियम रैंक मेज हैं। लड़के का नाम इयोलाइट और लड़की का नाम हीलियो है। इयोलाइट निकाला हुआ प्लेटिनियम रैंक मेज है। सीन वर्मील पर आता है जो स्कूल आ गई थी। सभी लड़के उसको देख के खुश थे और सबसे ज्यादा खुश तो एल्टो के क्लास के लड़के थे और अब उनने वर्मील को देख लिया और अब वो शांति से मर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि वर्मील की ब्लैक ड्रेस अच्छी है या उसकी न्यू यूनिफॉर्म। और बहुत जल्द ब्रॉन्ज एग्जाम आने वाला है जिसमें तुम्हारे फैमिलियर को टिप टॉप कंडीशन में होना जरूरी है। इससे पता चलता है तुम कितने अच्छे मेज हो। फिर एल्टो और वर्मील साइड में चुम्मा चाटी कर रहे थे टेस्ट पास करने के लिए। वर्मील को एल्टो के बहुत माना की जरूरत है और एक बात क्लियर करता हूँ, एल्टो को जिंदा रहने के लिए उसको वर्मील के डीमन माना की जरूरत है, लेकिन वर्मील को बाकी चीजों में एल्टो के माना की जरूरत है। फिर दोनों क्लास पर आते हैं। वहाँ काउंसिल मेंबर और प्रेसिडेंट आते हैं एल्टो और वर्मील को कस्टडी में लेने के लिए। फिर सभी लोग मीटिंग रूम में थे जहाँ एल्टो को लग रहा था वर्मील के डीमन होने वाली बात सबको पता चल गई है। एलेना सॉरी बोलती है क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल की वजह से एल्टो को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने अपना काम अच्छे से नहीं किया और पूछती है हमें नहीं पता मैंने जिससे फाइट की थी वो क्या और कौन था, और हमें ऑब्सिडियन से भी कुछ पता नहीं चल सकता क्योंकि वो जेल से भाग गया। इसलिए हमने तुमको बुलाया है जिसने ऑब्सिडियन से उसके ट्रांसफॉर्म स्टेट में उसको हराया है। अगर तुम्हारे पास छोटी सी भी जानकारी हो वो हमें बता दो, हमें उससे बहुत हेल्प होगी। ये सब बताने में एल्टो को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी एलेना सीरियस होकर बोलती है तुम हम लोगों से कुछ छुपा रहे हो। फिर एल्टो पर तलवार रख देती है और यूगा वर्मील को ट्रैप कर लेता है जिसको वर्मील बहुत आराम से तोड़ के जा सकती है, लेकिन ऐसा करते टाइम ही एल्टो को निपटा दिया जाएगा। एलेना फिर से पूछती है तुम स्टूडेंट काउंसिल से कुछ छुपा रहे हो कि नहीं। एल्टो पहले तो झूठ बोलने वाला था लेकिन वर्मील बोलती है सच बता दो। फिर एल्टो बता देता है वर्मील एक डीमन है, जिससे सब लोग शॉक थे लेकिन एलेना स्माइल कर रही थी। फिर एल्टो सब बताता है डीमन हार्ट और बाकी चीजों के बारे में और बोलता है वर्मील एक अच्छी डीमन है और ऑब्सिडियन सर के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें वर्मील का कोई हाथ नहीं है। अगर तुम लोग मुझे निकालना चाहते हो तो निकाल दो, लेकिन वर्मील को कुछ नहीं करना। एल्टो ने सेकंड ईयर में जाने के लिए उसको समन किया था। अब वो वर्मील के लिए अपने प्लेटिनियम रैंक मेज बनने के सपने को भी बुलाने के लिए तैयार है क्योंकि उसको इससे ज्यादा वर्मील की चिंता है। एलेना बोलती है तुमने गलत समझ लिया, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई मतलब नहीं है और मैं बाकी टीचर को भी इस सब के बारे में नहीं बताऊंगी। वैसे भी स्कूल का एक प्रिंसिपल है,
कि सब फैमिलियर इक्वल हैं, वैसे भी तुम डीमन हमारे बहुत काम आ सकती हो। रियूगा भी इस बात से एग्री था क्योंकि और भी ऑब्सिडियन सर के जैसे स्कूल का स्टाफ हो सकता है। जेसिका वर्मिल के डीमन होने वाली बात से एग्री नहीं थी। एलेना बोलती है अगर कुछ गलत होता है तो मुझे सिर्फ एल्टो को मारना होगा और वर्मिल अपने आप ही मारी जाएगी। और एल्टो मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा है। वर्मिल बोलती है प्रेसिडेंट आप क्या प्लान बना रही हो। एलेना एल्टो को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन होने का ऑफर देती है। ये सुन के सब लोग हैरान थे। एल्टो बोलते हैं ऐसा करके तुम हम दोनों पर नजर रखना चाहती हो। एलेना बोलती है तुमको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं बहुत तेजी से तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करवाना चाहती हूँ। और वैसे भी स्कूल के अंदर तुम एक डीमन के साथ हो और तुमने टॉप रैंक मेज और स्टूडेंट काउंसिल मेंबर क्रिस को हराया है और हमें नहीं पता एनिमी को क्या मोटिवेट कर रहा है ये सब करने के लिए। और जैसा तुम बोलते हो तुम्हारी फैमिलियर अच्छी है, फिर तो तुम्हें भी स्कूल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है। स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन होने वाली बात सुन के लिलिया और बाकी सब हैरान थे। एलेना ने किसी को भी रियल रीजन बताने से मना किया था। शैरल बोलती है तुमने क्रिस को हराया है तो तुम्हारा ज्वाइन होना नॉर्मल है। मार्कस एल्टो से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज तक कोई भी सेकंड ईयर स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन नहीं हुआ। लिलिया बोलती है एल्टो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन आने वाले ब्रॉन्ज एग्जाम में मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी। फिर वर्मिल और एल्टो घर आते हैं जहाँ वर्मिल बोलती है एल्टो तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। एल्टो इसलिए परेशान था क्योंकि वर्मिल की सच्चाई धीरे धीरे सब लोगों को पता चल रही है और काउंसिल मेंबर बनने में उसको फोर्स किया गया है। वर्मिल बोलती है सब ठीक रहेगा और एक बात तुम काउंसिल में गार्ड डाउन नहीं करना। वो एलेना मुझे बहुत अलग लगती है और उससे ऐसी वाइब आती है जैसे वो ह्यूमन ही ना हो। और वर्मिल के हिसाब से ऐसा था अगर एल्टो एलेना को सच नहीं बताता और स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करता तो वो एल्टो को वहां ही निपटा देती। एल्टो बोलता है एलेना डरावनी तो है, लेकिन अगर मैं कमजोर नहीं होता तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाता। अगर आगे भी ऐसा कुछ होता है फिर सबको तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए मुझे स्ट्रांग होना होगा तुम्हें सेफ रखने के लिए। ये सुन के वर्मिल बहुत खुश होती है और उनका वही पुराना चुम्मा चाटी वाला काम स्टार्ट होता है। सीन एलेना पर आता है जो पूजा कर रही थी और एल्टो की बातें याद कर रही थी और बोलती है मैंने उसको ढूंढ लिया और अपनी तलवार से गॉडेस की मूर्ति को काटते हुए बोलती है दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति को जो वो है और हंसते हुए वहां से चली जाती है। फिर सीन एल्टो और वर्मिल पर आता है जो काउंसिल रूम जा रहे थे। एल्टो प्लेटिनियम रैंक मेज से भी ज्यादा मतलब पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनना चाहता है जिससे वो सबको गर्व से बता सके वो वर्मिल का मास्टर है और गेट ओपन करके अंदर जाता है जहाँ बाकी 3 लड़कियां कपड़े चेंज कर रही थी। फिर जेसिका को एल्टो पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एल्टो को स्टूडेंट काउंसिल से निकलवाना चाहती थी क्योंकि जेसिका उस टाइप की लड़की थी जो सिर्फ पति को देगी। सॉरी मतलब वो सती सावित्री टाइप की है। एलेना बोलती है हमारी ही गलती, हमने डोर को लॉक नहीं किया। वो छोड़ो, आज की मीटिंग मैंने इस पे डिस्कशन करने के लिए रखी है। ये पेपर उस मेज का है जिससे मैंने फाइट की थी। क्रिस पेपर को एग्जामिन कर रही थी। एलेना बताती है अप्रेजल स्पेशलिस्ट ने एग्जामिन किया और बताया है इसमें जो मैजिक फॉर्मूला यूज हुआ है उसका बुक ऑफ हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है और गोल्ड रैंक मेज भी इसको अच्छे से एग्जामिन नहीं कर सकते। मतलब जो लोग मैजिक की नॉलेज में डूबे हुए होते हैं और न्यू मैजिक बनाते हैं जिससे दुनिया को फायदा होता है, इसका मतलब हमारा जो एनिमी है वो प्लेटिनियम रैंक मेज है। फिर सीन आयोलाइट और हीलियो पर आता है जो कोहाकुमिया से मिलने आते हैं। यही पेपर डॉल मेज है जिसने एलेना से फाइट की थी जो अभी आयोलाइट पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसने कम्युनिकेशन डॉल तोड़ दी। उन लोगों के पास एक अजीब सा डीमन भी था। आयोलाइट गिल्डेड टावर के हैसवेल को हराने में थक गया था। कोहाकुमिया बोलती है तुमने उसको मना लिया, वो प्लेटिनियम रैंक मेज है। आयोलाइट बोलता है नहीं, मैंने उसको मार दिया। ये सुन के कोहाकुमिया भी हैरान थी। फिर आयोलाइट और हीलियो वहां से जाने लगते हैं और अब उनका नेक्स्ट टारगेट एल्टो और वर्मिल है। फिर सीन एक तबाह एरिया में आता है जहाँ छोटी वर्मिल रो रही थी। फिर एल्टो एक अजीब रूम में आता है जहाँ एक आंटी बोलती है तुम उसके लिए क्या फील करते हो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं,
एक रास्ता ऑफ जस्टिस जिससे ह्यूमन काइंड को बेनिफिट होगा और दूसरा रास्ता सेल्फिश और सिर्फ उसको बेनिफिट देगा और ह्यूमन काइंड के लिए तबाही लाएगा। बताओ तुम उसके लिए क्या फील करते हो। तभी एल्टो की नींद खुलती है, ये सब उसका एक सपना था। फिर वो ब्रॉन्ज एग्जाम की तैयारी करने लगता है। वर्मिल बोलती है मास्टर आप फिर से देर रात तक पढ़ रहे हो। एल्टो इस बात से परेशान था क्योंकि वो रिटन एग्जाम तो पास कर लेगा लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम उसके लिए मुश्किल होगा और उसके ऊपर काउंसिल मेंबर से पास होने का प्रेशर है और सबसे ज्यादा तो क्रिस से है। अगर वो फेल होगा तो क्रिस उसको निपटा देगी। वर्मिल बोलती है मैं इसमें आपकी हेल्प करती हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना माना देते हैं। दूसरे दिन एल्टो एग्जाम देने के लिए रेडी था और उसको वो बुक दिखती है जिसमें वर्मिल सील थी, लेकिन अभी भी वो उस बुक को नहीं पढ़ सकता है और सोचता है वर्मिल को एक मेज ने सील किया था लेकिन वो मेज कौन है। तभी उसको सपने वाली मेज याद आती है। फिर वर्मिल उसको बुलाने लगती है जिसके बाद एल्टो वर्मिल की बुक अपने बैग में रख लेता है। बाकी सब एग्जाम को लेके बहुत खुश थे। कल रात वर्मिल से एल्टो ने बहुत सारे माना ले लिया था और उसका दिल भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी स्कूल से भी बहुत से स्टूडेंट यहाँ एग्जाम देने आए हैं। मार्कस बताता है पूरे नेशन से अप्रेंटिस रैंक में ब्रॉन्ज एग्जाम देने आते हैं और एग्जाम फेयर हो इसलिए वो न्यूट्रल जगह पर होता है और हमारे स्कूल से हर बार 50% स्टूडेंट पास होते हैं लेकिन बाकी स्कूल से सिर्फ 10% लोग और हमारा स्कूल बस है जिसमें 4th ईयर में जाने के लिए तुम्हें ब्रॉन्ज रैंक मेज होना जरूरी है। पहला एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम है। फिर वो लोग एग्जाम देने आते हैं जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे और वहाँ एक क्रिस्टल था जिसमें आग जल रही। तभी वहाँ उनके टीचर आते हैं। सैरल बताती है ये कर्नल फ्रैंक्स हैं जो डिमोनिक मेज हैं स्पेशल ऑप्स से। फ्रैंक्स बोलते हैं इस बार का टेस्ट सिंपल दिखता है लेकिन है नहीं, तुम्हें अपने माना को क्रिस्टल में डालना होगा जिससे ये आग इंक्रीज होगी। तो तुम लोग अपना पूरा माना डालो आग को इंक्रीज करने के लिए और उसी के हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। सभी स्टूडेंट को लग रहा था ये तो बहुत इजी है लेकिन एल्टो को पता था ये दिखने में इजी है, लेकिन फिर वर्मिल उसको मोटिवेट करती है। पर एक एक करके स्टूडेंट अपना माना क्रिस्टल में डालते हैं लेकिन आग इंक्रीज नहीं होती। कुछ लोग अपने फैमिलियर की हेल्प भी लेते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। एल्टो का ग्रुप बोलता है फेरेंक्स सर ने बोला है ये दिखने में इजी है लेकिन है नहीं। नेक्स्ट हमारी लीलिया की बारी थी जो अपनी विंड स्प्रिट को समन करती है। लीलिया को पता चल गया था अपना माना फोकस करके आग में सप्लाई करना है। अगर फोकस हटा तो माना क्रिस्टल में सप्लाई होगा आग में नहीं और वो आग को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। ये देख के एग्जाम लेने वाले टीचर भी हैरान थे और बोलते हैं अभी तक की टॉप स्कोरर तुम ही हो। फिर दूसरे स्कूल का एक लड़का आता है जो एल्टो के ग्रुप की बेइज्जती करता है लेकिन आग को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। जिसके बाद सैरल आती है जो पास हो जाती है। उसके बाद आते हैं अपने मार्कस भैया जो बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। लेडी टीचर बोलती है ये स्कूल हर साल के जैसा ही बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। फेरेंक्स बोलता है ये इन लोगों का बेस्ट है तो मैं डिसअपॉइंट हूँ इन लोगों से। फिर नेक्स्ट एल्टो आता है। सब लोग बोलते हैं देखो ये अपनी मम्मी को लेके आया है। टीचर को पता था वर्मिल एल्टो की फैमिलियर है लेकिन फेरेंक्स इतने सालों से ये काम कर रहा है लेकिन उसने भी पहली बार ह्यूमन फैमिलियर को देखा है और उसको भी वर्मिल के बड़े बड़े टैंकर अच्छे लग रहे थे। एल्टो को ये क्रिस्टल नॉर्मल नहीं लग रहा था। इस क्रिस्टल में ऐसा फॉर्मूला का यूज किया गया है माना सप्लाई करने से ज्यादातर माना क्रिस्टल के बाहर चला जाएगा आग में नहीं। फिर एल्टो क्रिस्टल के पीछे जाता है जहां से माना सीधे आग में जाता है और सर से पूछता है हम पीछे से माना सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं और एग्जाम में किसी भी साइड से माना दिया जा सकता था। फेरेंक्स बताता है इसको देखने के लिए फॉर्मूला और पार की नजर होना बहुत जरूरी है और क्रिस्टल की हर साइड से अलग अलग अमाउंट का माना आग में सप्लाई होता है और पीछे से सबसे ज्यादा माना सप्लाई हो सकता है और अब एल्टो का पास होना पक्का है। लेकिन वर्मिल बोलती है एल्टो वहां से नहीं यहाँ से सप्लाई करो। एल्टो फिर साइड से माना सप्लाई करता है जिससे क्रिस्टल की आग सिल्वर कलर की हो जाती है। फेरेंक्स हैरान था क्योंकि जहां से एल्टो माना सप्लाई कर रहा है वो सबसे हार्ड स्पॉट है और ऐसा वो जानबूझ के कर रहा है और क्रिस्टल में माना सप्लाई करना एल्टो के लिए इजी है क्योंकि इससे ज्यादा माना तो वर्मिल चूस लेती है। फिर वर्मिल
वर्मील बोलती है अब पूरी जान लगा के माना सप्लाई करो और सबका मुंह बंद कर दो। एल्टो इतना सारा माना सप्लाई कर देता है कि क्रिस्टल में क्रैक आने लगते हैं और वो चकनाचूर हो जाता है, जिससे एल्टो की फट जाती है। वो टीचर से क्रिस्टल तोड़ने के लिए माफी मांग रहा था, लेकिन टीचर क्रिस्टल के टूटने से ज्यादा हैरान थे और सोच रहे थे ये टूटा तो टूटा कैसे। एल्टो को लग रहा था वो फेल होने वाला है, लेकिन फेरेंक्स बोलता है तुम बहुत अच्छे नंबर से पास होते हो, लेकिन रिटन एग्जाम भी अच्छे से देना, नहीं तो फेल हो जाओगे। फिर एल्टो वहां से चला जाता है। फेरेंक्स सुट्टा मारते हुए बोलता है क्रिस्टल को गोल्ड रैंक भी ब्रेक नहीं कर सकते और प्लेटिनियम रैंक मेज को भी ऐसा करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और फेरेंक्स यंग मेज को देखने के लिए ही तो ये काम करता है। फिर एल्टो का ग्रुप ब्रेक ले रहा था। एल्टो को क्रिस्टल के पैसे भी नहीं देने होंगे और वो पास भी हो जाएगा। लिलिया बोलती है प्रैक्टिकल एग्जाम ही इतना हार्ड था, कभी किसी ने दोनों एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। सैरल बताती है एक बंदा था जिसने गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम सभी रैंक में फुल मार्क्स स्कोर किए थे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या रिटन। ये सुन के एल्टो हैरान होता है। वर्मील बोलती है टेंशन क्यों ले रहे हो, तुमको प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स मिलेंगे और रिटन एग्जाम में तो तुम अच्छे हो ही, तुम भी दोनों एग्जाम में टॉप करोगे। लिलिया बोलती है टॉप होना हो लेकिन एग्जाम पास होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट सीन में एल्टो और वर्मील अपना पुराना काम कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ इन दोनों को ये सब करता देख मैं परेशान हो चुका हूँ, वैसे भी ये सब मेरी किस्मत में नहीं है। तो और भी गुस्सा आता है। एल्टो बोलता है हम लोग लेट हो जाएंगे। फिर वो दोनों सच में लेट हो गए थे। एग्जाम देने के लिए तुम्हारे पास हॉल टिकट होना जरूरी है। तभी उनके साइड से उनकी बेइज्जती करने वाला स्टूडेंट जाता है और वॉशरूम पर एल्टो के ऊपर गुस्सा हो रहा था। तभी उसके पीछे आयोलाइट आता है और उसको मार देता है क्योंकि आयोलाइट को उसकी हॉल टिकट चाहिए थी। वर्मील एल्टो से एक और किस मांग रही थी। फिर सीन जेसिका और एलेना पर आता है जो तलवारबाजी कर रही थी, जिसमें जेसिका हार जाती है। फिर वो दोनों नहाने आते हैं। जेसिका को वर्मील की डीमन वाली बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और ये भी कि एल्टो ने डीमन के साथ कांटेक्ट किया है, और तो और ये कि वर्मील ने अपना दिल एल्टो को क्यों दिया। एलेना बोलती है क्योंकि वर्मील एल्टो से प्यार करती है और एल्टो भी, और सभी लोग इसको मिरेकल बोलते हैं क्योंकि ये सब कभी सच में नहीं होता। रिटन एग्जाम का टाइम हो गया था। एलेना बोलती है इस बार कोई इंसिडेंट ना हो, सब अच्छे से जाए तो अच्छा है। एल्टो और वर्मील लेट हो गए थे क्योंकि वो दोनों अपना काम करने में बिजी थे। फैमिलियर को रिटन एग्जाम में नहीं ले जा सकते थे, तो तब तक वर्मील टाइम पास करेगी। फिर एल्टो अंदर जाके अपनी सीट में बैठता है। फिर कुछ देर बाद वहां आयोलाइट एल्टो के साइड में आता है और उसको बेस्ट ऑफ लक बोलता है। सीन वर्मील पर आता है जो बोर हो रही थी। उसके पास से कुछ टीचर जाते हैं जो बोल रहे थे इस बार के एग्जाम बहुत टफ है। वर्मील बोलती है लेकिन मेरे मास्टर तो आइंस्टाइन के पापा हैं, वो पास हो जाएंगे और वो मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। सीन एग्जाम हॉल पर आता है जहां एल्टो से सभी क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन उसके साइड में आयोलाइट बैक बेंचर के जैसे सो रहा था। बाकी सभी भी अच्छे से अपना एग्जाम दे रहे हैं। इस बार के क्वेश्चन को ज्यादा ही टफ है और अब जाके आयोलाइट की नींद खुलती है। एल्टो को लग रहा था इतने कम टाइम में ये क्या ही लिख लेगा, लेकिन आयोलाइट बहुत ही तेजी से एग्जाम खत्म कर देता है। फिर एल्टो की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर उसको रोक देते हैं। आयोलाइट बोलता है वैसे भी एग्जाम देने का कोई फायदा है ही नहीं। तभी एक टीचर एग्जाम वाले टीचर को आके बताता है वॉशरूम में एक लड़के का काम हो गया। टीचर समझ जाते हैं ये सब आयोलाइट का ही किया धरा है क्योंकि वो बाकी सब स्टूडेंट से अजीब लग रहा था। फिर आयोलाइट अपना रॉक गोलम बुलाता है जिससे बहुत आवाज होती है जो फेरेंक्स और वर्मील को भी सुनाई देती है। वर्मील समझ जाती है एल्टो के साथ कुछ हुआ है। एल्टो आयोलाइट से बोलता है तुम कौन हो। आयोलाइट बोलता है मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। एल्टो समझ जाता है टीचर ऑब्सीडियन की इसी ने हेल्प की थी। एग्जाम वाला टीचर जो मिलिट्री मेज और लेफ्टिनेंट है वो आयोलाइट को सरेंडर करने को बोलता है, लेकिन आयोलाइट उसका हाथ तोड़ देता है और उसको मारने ही वाला था कि वहां फेरेंक्स गोलम पर अटैक करके उसको बचा लेता है। तभी वहां वर्मील भी आती है और एल्टो के साथ मिलके गोलम पर अटैक करती है, लेकिन इससे आयोलाइट को कुछ नहीं होता। फेरेंक्स बताता है ये आयोलाइट द हेवन विल है, आज तक का सबसे छोटा प्लेटिनियम रैंक मेज, ये एक प्रोटेजी है।
सैरल इसी बंदे की बात कर रही थी जिसने सभी एग्जाम में टॉप किया है। फेरेंक्स बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आयोलाइट बोलता है क्या मैं यहाँ विलन हूँ। आयोलाइट स्ट्रॉन्ग था इसलिए उसको किसी भी हॉस्टेज की जरूरत नहीं थी। लीलिया एल्टो की हेल्प करना चाहती थी लेकिन गार्ड उसको ऐसा करने से रोक रहे थे। फिर आयोलाइट अपने गोलम से तोप निकालता है और फायर कर देता है। बाहर लीलिया एल्टो के पास जाने की जिद कर रही थी। फिर वहां कुछ और मेजेस आते हैं। ये देख के लीलिया अंदर भाग जाती है और मेजेस भी उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो सब वापस आ जाते हैं। वहां हीलियो ने अपनी स्पेल कास्ट थी जिससे ये सब हो रहा था। एल्टो और बाकी लोग किसी और ही डायमेंशन में थे और अंदर सभी लोग आयोलाइट के अटैक से बच रहे थे और उस पर अटैक भी करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। आयोलाइट बहुत सारे अटैक करता है जिससे सब लोग बहुत पिट जाते हैं और आयोलाइट के पास अब वर्मील भी थी। आयोलाइट सोच रहा था इस डीमन को तो कोहाकुमी और बाकी लोग बड़े आराम से पकड़ लेते। एल्टो उठता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। एल्टो से गोल्डन माना के साथ साथ सिल्वर माना भी निकल रहा था। गोल्डन माना डीमन का होता है और एल्टो अपना क्रिस्टल अटैक करके गोलम को खत्म कर देता है और वर्मील आजाद हो जाती है। ये सब देख के इयोलाइट हंसने लगता है और 2 गोलम और बनाता है जिसको भी एल्टो खत्म कर देता है। ये सब एल्टो वर्मील को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है और अपनी फुल पावर से आयोलाइट पर अटैक करता है लेकिन आयोलाइट के अटैक से एल्टो कुछ नहीं कर पाता और पकड़ा जाता है। ये अटैक आयोलाइट के गोलम नाइट ने किया था। आयोलाइट एल्टो के पास आता है और उसको देखते हुए बोलता है ये लोग तुम्हें नहीं समझ पाए छी। एल्टो पूछता है तुम वर्मील से चाहते क्या हो। फिर आयोलाइट वही विलन वाली बातें बोलता है हम लोग दुनिया खत्म करना चाहते हैं जिसके लिए हमें सभी डीमन की पावर की जरूरत है और वैसे भी डीमन कौन से अच्छा है। ये सब सुनने के बाद एल्टो आयोलाइट पर अटैक कर देता है लेकिन वो एल्टो को नीचे पटकता है। ये सब देखने के बाद वर्मील अपने डीमन फॉर्म में आके आयोलाइट पर अटैक करती है लेकिन आयोलाइट अपनी पावर से वर्मील को जंजीर से पकड़ लेता है और एक चाबी यूज करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके पास जाने लगता है लेकिन एल्टो उसका पैर पकड़ता है और बोलता है मैं हूँ वर्मील का मास्टर। आयोलाइट अपने गोलम नाइट से एल्टो पर अटैक करता है लेकिन एल्टो का बैग ग्लो करता है और अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर बैग से वर्मील जिस बुक में सील थी वो बुक आके ओपन होती है जिससे एल्टो से सपने में मिलने वाली आंटी मेज आती है। ये आंटी मेज ऑफ बिगनिंग है और पहली मेज जिसने मैजिक को गहराई से पढ़ा है और इसी मेज ने वर्मील को सील किया था। आयोलाइट बोलता है बुक से पुरानी मेज आई है और वैसे तुम जिंदा तो लग नहीं रही। ये मेज की मेमोरी है जो उसने वर्मील को सील करते टाइम बुक में डाली थी ऐसी सिचुएशन में काम आने के लिए और वर्मील ने ही मेज से अपने आप को सील करने को बोला था। एल्टो को याद आता है वर्मील ने बताया था वो इसलिए सील थी क्योंकि उसने बहुत बुरा काम किए थे और वर्मील के पास आती है और बताती है वर्मील अपने ही मेमोरी में ट्रैप है जो वो याद करना नहीं चाहती और एल्टो से बोलती है वर्मील को तुम वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे तुम उसकी मेमोरी जानने से पहले करते थे। एल्टो वर्मील से प्यार करता है और उसके साथ हमेशा रहेगा चाहे वर्मील जैसी भी हो। फिर मेज एल्टो को एक चाबी देती है जिससे वो दोनों उसकी मेमोरी में जा सकते हैं। आयोलाइट बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग और उन पर अटैक कर देता है। मेज बोलती है हम जल्दी ही आ जाएंगे क्योंकि टाइम वर्ल्ड ऑफ माइंड में एग्जिस्ट नहीं करता। वो दोनों एक बहुत बड़ी सिटी में थे और ये वर्मील की सील मेमोरी है जिसको वो भुलाना चाहती है। यहाँ का टाइम रियल वर्ल्ड से अलग है लेकिन अगर एल्टो वर्मील को यहाँ सेव नहीं कर पाता तो वो भी यहाँ उसके साथ फंस जाएगा। ये सिटी एल्टो की प्रीवियस सिटी ही है लेकिन 550 साल पुरानी। फिर हमें छोटी वर्मील दिखाई जाती है जो फ्लावर क्राउन बना के सिस्टर को देती है। वर्मील एक ऑर्फनेज में रहती है जहाँ 3 लोग और हैं। बड़ी वाली का नाम मियाल है, बाकी दोनों का नाम केट और रेन है। ये वर्मील की फैमिली है। वर्मील यहाँ खुश है और एल्टो के साथ भी खुश है लेकिन दोनों खुशी अलग अलग हैं। वर्मील मस्त खाना खा रही थी। लास्ट अच्छी मेमोरीज वर्मील की यही है जो उसको याद है और ऑर्फनेज में वो कैसे आई वो पता नहीं। फिर सिस्टर को पता था वर्मील एक डीमन है। वर्मील बोलती है सिस्टर आप तो भगवान की दोस्त हो और डीमन उनके दुश्मन, तो आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। सिस्टर बोलती है क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं। सिस्टर को बस पता था वर्मील एक डीमन है और किसी को नहीं। एल्टो बोलता है सब इतना अच्छा चल रहा था तो वर्मील ने अपने आप को सील क्यों किया।
फिर नेक्स्ट सीन में कुछ बच्चों को पता चल गया था वर्मिल डीमन है, तो वो उसको पत्थर मार रहे थे। तभी वहां मियल वर्मिल को आके बचा लेती है, लेकिन उसको भी अभी पता चलता है वर्मिल डीमन है। ये सब देख के वर्मिल उससे सॉरी बोलती है। मियल वर्मिल को गले लगाते हुए बोलती है डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन जो हूँ। फिर पूरी सिटी को पता चल गया था वर्मिल डीमन है, तो वो सब चर्च में आके पत्थर मार रहे थे। वर्मिल बहुत डरी हुई थी, तो सिस्टर बोलती है तुम बहुत अच्छी और प्यारी लड़की हो, गॉड हमें सेफ रखेंगे। फिर कुछ टाइम बाद सिटी में प्लेग फैल गया था, जिससे बहुत लोग मारे गए और सबको ऐसा लग रहा था इस सब की जिम्मेदार वर्मिल है, क्योंकि वो एक डीमन जो है। सिस्टर बाहर आके सबको बताती है यहाँ से जाओ, वो एक अच्छी लड़की है, भगवान तुम्हें माफ कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। अंदर वर्मिल बाहर आने के बारे में सोच रही थी। मियल वर्मिल से बोलती है तुम यहाँ से भाग जाओ, सिटी के बाहर हम फिर से मिलते हैं और फिर से एक फैमिली की तरह रहेंगे। मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे इन दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि कैट और रिन नहीं भाग सकते जितना जल्दी तुम भाग सकती हो। और रोते हुए बोलती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, सॉरी, क्योंकि मैं कमजोर हूँ। फिर वर्मिल भी जाने के लिए मान जाती है। फिर वो वहां से भागने लगती है लेकिन गिर जाती है। सभी लोग वर्मिल को ढूंढ रहे थे और बोलते हैं हम चर्च वालों को टॉर्चर करते हैं कि बताओ डीमन कहाँ गई। ये सुन के वर्मिल चर्च जाने वाली थी क्योंकि उसके जाने से सिस्टर और बाकी सबको कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो चर्च आती है उसको देखता है कि सिस्टर और बाकी सबको टॉर्चर करके निपटा दिया गया है। ये सब देख के वर्मिल बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन सिटी के लोग इतने में ही नहीं रुके थे, वो अब भी वर्मिल को मारना चाहते थे। वर्मिल सिस्टर और बाकी सब बारे में सोच रही थी और धीरे धीरे पहली बार अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और पूरी सिटी को तबाह कर देती है और रो रही थी। मेज बताती है अभी से 200 साल बाद वर्मिल सील होगी, लेकिन तब तक पूरी दुनिया उससे डरती रहेगी और उसको विपत्ति मानती रहेगी। और यहाँ से ही उसकी लोनलीनेस की शुरुआत हुई थी। डीमन काइंड में भी वर्मिल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बताओ अभी भी तुम उसके साथ रहोगे। एल्टो वर्मिल के पास जाता है और बोलता है तुमने बहुत कुछ सहा है। वर्मिल को पता था उसने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे अब कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा। एल्टो वर्मिल को गले लगाते हुए बोलता है मैं हूँ तुम्हारे साथ। वर्मिल फिर बड़े फॉर्म में आती है और बोलती है एल्टो मैंने सबको मारा है, अगर ये बात किसी को भी पता चलेगी तो कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा, मैं एक डीमन के अलावा कुछ नहीं। एल्टो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूं ना, और तुम्हारी फैमिली भी तुमसे नफरत नहीं करती। तुम दुनिया की सबसे बड़ी विपत्ति हो या कुछ और, दुनिया मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वर्मिल को वो बोलता है जो आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला, वो आई लव यू बोल के उसको किस करता है, जिससे आयोलाइट की जंजीर टूट जाती है और वो दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। आयोलाइट बोलता है तुम लोगों ने मेरा मिथिक आइटम तोड़ दिया, कोई नहीं, अब बैटल करने के लिए रेडी हो जाओ। फिर आयोलाइट अपने गोलम नाइट को और भी पावरफुल बना लेता है और बोलता है तुमने इसकी मेमोरीज तो देख ली ना, ये डीमन है और क्या कर सकती है, ये इतनी पावरफुल है कि ये दुनिया को तबाह नहीं खत्म ही कर दे। ये एक विपत्ति है और सबसे पावरफुल डीमन भी, इसलिए हम लोग इसकी पावर से दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। अब एल्टो को फर्क नहीं पड़ता वर्मिल कौन है और वो क्या कर सकती है, वो बहुत अच्छी है और सबको मारने के बाद रो रही थी और अब एल्टो वर्मिल के साथ है। ये सब देखने के बाद आयोलाइट अपना अटैक करता है। वर्मिल और एल्टो भी अपना कंबाइंड क्रिस्टल अटैक करते हैं। पूरी सीरीज में इसने सिर्फ क्रिस्टल अटैक किया है और कुछ नहीं। एल्टो का क्रिस्टल अटैक आयोलाइट के अटैक के साथ साथ उसके गोलम नाइट को भी खत्म कर देता है, जिसको देख के आयोलाइट खुद हैरान था। फिर आयोलाइट अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाला था, लेकिन हीलियो वहां के आयोलाइट को चलने को बोलती है क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग आ गए थे। एल्टो समझ जाता है हीलियो भी प्लेटिनियम मेज है और आयोलाइट से पूछता है तुम्हारा गोल क्या है। आयोलाइट बोलता है हमारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई, इस बार मैं तुम्हें जीतने दे रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम हरा दूंगा, और वहां से चला जाता है। उस आंटी मेज का नाम फातिमा है जो वर्मिल की पुरानी दोस्त है और बोलती है एल्टो वर्मिल के साथ मरते दम तक हमेशा रहना, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, क्या तुम उसके लिए रेडी हो।
एल्टो बोलता है मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनूंगा जो वर्मिल को हर चीज से प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, मैं सब चीज के लिए रेडी हूँ। फिर फातिमा के जाने का टाइम हो गया था। फिर वो वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते अपनी पावर से सभी चीजें पहले जैसा कर देती है। फिर उन दोनों के पास लीलिया और बाकी लोग आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एल्टो जेसिका से तलवारबाजी कर रहा था और हार जाता है। तभी वहां क्रिस आती है जो उसको ट्रेनिंग देने आई थी। एल्टो मैजिक में तो बहुत अच्छा है लेकिन फिजिकल फाइट में वीक है और उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है और क्रिस से हार जाता है। एल्टो को पता था ये दोनों बहुत बिजी हैं, लेकिन वो फिर से उन दोनों के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। जेसिका बोलती है तुमको जल्दी से स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है? एल्टो को दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनना था जिससे वो वर्मिल को प्रोटेक्ट कर सके जब पूरी दुनिया एल्टो और वर्मिल के खिलाफ हो। ये सब सुन के जेसिका शर्मा जाती है। एल्टो वहां से जाने लगता है और इस बात से खुश था कि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर सीन रात में आता है जहां वर्मिल और एल्टो का पुराना काम चालू है। जब से एल्टो ने वर्मिल को आई लव यू बोला है तब से वर्मिल का दिल बहुत तेजी से धक धक हो रहा है। वर्मिल एल्टो को थैंक्स बोलती है उसको अपनाने के लिए जैसी वो है उसमें। फिर दोनों का शायद तक डाटा ट्रांसफर होता है, पक्का नहीं है। फिर दूसरे दिन एल्टो वर्मिल को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग होना रहता था। फिर वो काउंसिल रूम आता है जहाँ सब लोग थे। एलेना बोलती है इस इंसिडेंट से बहुत से स्टूडेंट घायल हुए हैं और स्टूडेंट काउंसिल मेंबर होते हुए हमको सबको प्रोटेक्ट करना होगा। तुम लोग इस सब के लिए रेडी हो? रियुगा भी रेडी है। जेसिका तो एलेना की फैन थी तो वो भी रेडी है। क्रिस को भी रैक्स का बदला लेना था तो वो भी रेडी है। लाल बालों वाला भी रेडी है। एलेना एल्टो से बोलती है क्या तुम रेडी हो? इस सब में मिलिट्री और प्लेटिनियम मेज हमारे एनिमी हो सकते हैं। एल्टो इस सब के लिए रेडी था क्योंकि उसको वर्मिल को प्रोटेक्ट जो करना था। ब्रॉन्ज एग्जाम फिर से हुआ था जिसमें सब लोग पास हो गए। हाँ, मार्कस भी किसी तरह पास हो गया, लेकिन एल्टो इन लोगों से दूर वर्मिल के साथ अपना कार्यक्रम जारी रखे हुए था। और इसी के साथ ये एनिमे यहाँ खत्म होता है। इसका कोई भी सेकंड सीजन नहीं है। जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।